हाँ, लेकिन हम लोगों का कभी कभी अल्लामा इकबाल ने एक बात कही कि आईने नौ से डरना, यानी कोई नया उसूल आए तो उससे डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, पुरानी स्टाइल पे अड़ना नहीं, हम ऐसा ही करेंगे, हमारे यहाँ ऐसे ही होता। तो उन्होंने आगे कहा मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी। हाँ, तो ये मंजिल पे जब आदमी रहता है कि आईने नौ से कोई नई चीज आ रही है उससे डरता है और पुरानी चीज पे अड़ता है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है, कठिन मुश्किल। कि हाँ अब हमें पढ़ना है और हमको उन बातों को छोड़ना है। जिस तरह से आपने अल्लामा इकबाल की जो शेरों को पढ़ कर ये कहा कि हमको उस बात पर अड़ना नहीं जिसकी जरूरत नहीं। झिरो न्यूज मध्ये आज आपल्याबरोबर चर्चेसाठी आहेत डॉक्टर सलीम खान साहेब. मागील अनेक वर्षापासून सलीम खान साहेब सामाजिक विश्लेषण करतायत. आज अहमदनगर शहरामध्ये त्यांचा येण्याचा योग झाला आणि त्यांनी झिरो न्यूजला आपली भेट दिली. तर सर आपलं झिरो न्यूजच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत. धन्यवाद सर. मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिस तरह से वक्त में हम अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो मुस्लिम समाज में आज हमने देखे कि आज के जलसे में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग और अच्छे अच्छे समझदार लोग यहाँ हैं जो समाज को सोच देते हैं, थिंक टैंक की जरूरत. ये एक जगह कहीं आते नहीं दिखते, इसकी खास वजह क्या है? देखिए, समाज में कोई चीज़ जो चल जाती है, प्रचलित हो जाती है, तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदे की नहीं होती लेकिन लोग उस पर इम्पोर्टेंस देते हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती है जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की होती है. जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपका एक एग्जाम्पल बताऊँ कि आदमी को स्वस्थ रहना एक बहुत ज़रूरी है. स्वस्थ रहने के लिए वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन आप देखिए कि हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन जिम्नाशियम में वर्जिश करने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं. हालांकि वो जानते हैं कि वर्जिश करने जाएंगे तो अब बलवान बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, और तकवा बनने से उनका अपना भी फायदा है, दूसरों का भी फायदा है. तो इंसान का जो नेचर होता है, अगर कोई कौम में या कोई मोहल्ले में लोग सुस्ती में पड़ गए तो फिर वो किसी चीज़ की महत्व समझने के बावजूद भी उसके लिए परिश्रम नहीं करते. तो ऐसे ही समझदारी की बातें सुनना. अब जैसे आदमी दिन में 10 वीडियो देखता है जिसमें जोक्स रहते हैं, 10 वीडियो देखता है जिसमें गाने संगीत रहता है, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, लेकिन एक वीडियो ऐसी नहीं देखता है कि जिससे उसको कोई संजीदा चीज़, कोई समझदारी की चीज़ मिले. इसलिए कि उसका जो मिजाज, जैसे टेस्ट खराब हो जाता है. अब जैसे आपको मालूम है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मिर्ची खाने से आपकी तबीयत खराब हो. जिनकी आदत हो जाती है, उनकी तबीयत खराब हो या ना हो वो खाते हैं. सिगरेट पीने से तबीयत खराब होती है, फिर भी सिगरेट पीते ही. तो वैसे ही है कि जो इंसान अपनी आदत से मजबूर हो जाता है. लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि इंसान अपनी आदत के खिलाफ भी बहुत कुछ कर सकता है, उसको समझाने की ज़रूरत है. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. अभी अगले हफ्ते रमज़ान शुरू हो जाएगा. जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो सिगरेट नहीं पीऊँगा तो 1 घंटा काम नहीं कर सकता, 1 घंटे में पीना जरूरी है, काम बंद हो जाएगा. रमज़ान आता है, सुबह से शाम तक नहीं पीते. मतलब कुदरत ने उसको बताया कि देखो, तुम जो सोचते हो कि तुम सिगरेट पीने के लिए मजबूर है, ऐसा नहीं. जैसा तुम सोचते हो कि तुम जो है वो मेहनत नहीं कर सकते, तुम प्यासे नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है. कुदरत ने तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी दिया है कि तुम जो है वो भूखे भी रह सकते हो, प्यासे भी रह सकते हो. कोई भी चीज़ आदत से मजबूर आदमी नहीं रह सकता. आदमी हर अपनी आदत तोड़ सकता है. तो ये जो मिल्लत के अंदर आदत है कि टाइम पास करना, फजूल की चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करना, अच्छी चीज़ों को नहीं सुनना, उससे कुछ नहीं सीखना, उसके मुताबिक अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलना, ये जो मिजाज बन गया है उम्मत का, इसको बदलने के लिए कोशिश करना चाहिए. अगर कोशिश करेंगे तो बदलेगा.
सर ये जिस तरह से हम इमाम गजाली को पढ़े हमने, और इमाम गजाली एक जगह लिखते हैं कि मुसलमानों में अक्सर उन्होंने ये बात बोले कि मेज़ का मसला, मेज़ पर खाना, मेज़ पे खाने के ऊपर उन्होंने बात कर दिए थे कि मेज़ पर खाना गुनाह है या मेज़ पर खाना बुरा है, इस पर हम ज़्यादातर बहस करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम जब सोशल इसकी बात करते हैं तो फिर एक दूसरी जगह बात आई ये इसी मसले को लेकर कि 1860 के दरमियान में हमने जब प्रिंटिंग प्रेस आई उस पर फतवा निकाला और वो फतवा करीबन 200 साल का। इससे ये जब ये बात जब सामने आई तो बहुत अपने लिटरेचर जो है यानी जिस तरह से लोगों गैरों तक हम नहीं पहुंचा पाए, ये जो नकारात्मक जो मानसिकता हमारे समाज में, इसके बारे में आप क्या पूछना चाहेंगे? देखिए, दो अलग अलग बातें आपने कही और इसके बारे में मेरी अलग अलग राय है। पहली बात तो ये कि मेज़ पे बैठ के खाना या ज़मीन पे बैठ के खाना, इस पर हम बहस करते हैं, यानी गैर ज़रूरी चीज़ों पर हम बहस करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी प्रायोरिटी हमको नहीं मालूम, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, महत्व ज़्यादा है, किस चीज़ का महत्व कम है। अब जैसे आप एक बच्चा एग्ज़ाम में जाता है तो उसको एक प्रश्न आता है, उसमें उसको 2 नंबर मिलने वाले, एक प्रश्न आता है उसको 10 नंबर मिलने वाले, एक प्रश्न आता है 20 नंबर, और वो 2 नंबर वगैरह ऊपर में 2 पेज लिखता है, सब टाइम उसमें ख़त्म हो गया। अब 20 नंबर वाले का उत्तर लिखने से पहले उसका टाइम एग्ज़ाम खत्म हो गया, तो उसको 2 नंबर के पूरे 2 मिल जाते हैं, लेकिन 20 के बदले 0 मिलता है। तो इतना अच्छा आंसर लिख के भी वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि मेरे को सबसे पहले 20 वाले का जवाब देना चाहिए। ये 20 मिल जाएगा, ये 2 नहीं मिलेगा, चलेगा। तो ये जो बात है कि इम्पोर्टेंट क्या है वो पहले करो, उस पर ज़्यादा अपने रिसोर्सेस को सर्व करो, अपनी एनर्जी को लगाओ, और जो कम इम्पोर्टेंस है उसकी कम इम्पोर्टेंस, और जो गैर इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर जरा भी टाइम नहीं वेस्ट करो। ये इंसान के लिए ज़रूरी है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की जो बात है वो बिल्कुल हम लोगों को अपने साथ गांठ में बांध के रखना चाहिए। लेकिन ये जो प्रचार किया जाता है कि मुसलमानों ने प्रेस की रोक दिया, मुझको उसमें सच्चाई नहीं लगती है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। सब लोग ये तो बोलते हैं कि मुसलमानों ने प्रेस को रोक दिया इसलिए कि मुसलमान पुराने ख्याल के थे, उन्होंने उसको एक जिन समझा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उसी ज़माने में मुसलमानों ने इंजन बनाया और हिजाज से लेके यानी जिद्दा से लेके ट्रेन जो है वो इस्तांबुल तक जाती थी। अब आप एक बात बोल रहे हैं कि इंजन ज़्यादा खतरनाक दिखता है कि प्रेस। इंजन आज भी वो इंजन रखा हुआ है उस जमाने का। तो वो मुसलमान जिनको इंजन से डर नहीं लगा वो प्रेस से डर गए और उन्होंने किताब छापना बंद कर दिया। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, अगर समझो कि उन्होंने कहा कि भाई ये किताब जो है वो कुरान मजीद इस पर मत छापो, हाथ से लिखो, तो ठीक है, बाकी किताबें छापो। क्योंकि मुसलमान जो है ना, मैंने मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ा, बहुत सारी कमियां हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुसलमान कभी इल्म के ऐसे दुश्मन नहीं थे। मुसलमानों ने पूरे यूरोप के जो ज्ञान का स्रोत था उसको पहले अरबी में ट्रांसलेट किया, उसके बाद में ट्रांसलेट करके उसको आगे बढ़ाया, और बहुत बड़े इन्वेंशन जो वो लोग नहीं कर रहे थे रोम वाले, क्योंकि वो लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर सूरज को वो लोग खुदा मानते थे, तो वो सूरज को देखने की कोशिश नहीं करते थे। मुसलमान खुदा नहीं मानते, दूरबीन से सीधा देख लिया कि अंदर क्या हो रहा है। तो इतनी जिस कौम ने इतनी तरक्की की वो प्रेस को देख के डर गई, 200 साल तक किताब नहीं छापी। ये सब बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरे ख्याल में ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए फैलाया गया है। सर अगला मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से हमने देखे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन्होंने अपना सब टाइप निकाले थे प्रेस में, और यहाँ तक मैंने जहाँ तक मेरा एक पढ़ा तो मेरे पास 1928 का एक मराठी पेपर जब खोजा, मैंने ये लिखा कि वो मराठी में भी मुसलमानों ने लिखा,
मगर आज ऐसी क्या हालत हो गई है कि हम एजुकेशन सेक्टर से हम धड़ मराठी नहीं पढ़ पा रहे, धड़ अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे और धड़ उर्दू की तरफ नहीं आ रहे। तो ये वजूहत क्या है इसके पीछे? देखिए, ऐसा होता है कि कौमों में उरूज और ज़वाल आता है। अब आप तो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान जिस वक्त अंग्रेज आए, उसके पहले मुसलमान आए, उसके पहले पूरा ज्ञान जो है वो सिर्फ थोड़े से लोगों में, ब्राह्मणों के अंदर था। बड़ी जो अक्सरियत थी वो तो शूद्रों की थी। उसके कान में श्लोक भी पड़ जाए तो शीशा डाल देते थे। तो मतलब ज्ञान को फैलने से रोका जाता था। अब ये ज्ञान फैलना कब शुरू हुआ? मुसलमानों के आने के बाद। ये साम है। अभी ये जो आप अहमदनगर की बात कर रहे हैं, ये जो संत तुकाराम वगैरह जिन्होंने इसको खड़ी इस जबान में जो शुरू किया है, इनके दीन का लिटरेचर, उसकी भी इजाज़त मुसलमानों ने दी। तो मुसलमान तो ये चाहते थे कि भाई ज्ञान बढ़े, और वो ज़माने में ज्ञान भी बढ़ा सबका, आम लोगों को ज्ञान मिला। और वो ज़माने में इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट किया कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। इंडिया का जीडीपी आज से मुकाबले 100 गुना ज़्यादा था। ये खुद आशीष तरूर ने लिखा है कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ का रेशम खरीदने के लिए इटाली से लोग आते थे। यहाँ की कपड़ा इंडस्ट्री इतना आगे थी, यहाँ की बर्तन इंडस्ट्री ऐसी थी कि दूसरे जो यूरोप के जो राजा महाराजा है उनके घर में यहाँ के बर्तन होते थे। तो ये एक ज़माना गुजरा। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा जो खतरा जिनसे लगता था वो मुसलमान थे। इसीलिए आप देखें कि अंग्रेज़ों ने ज़्यादा मुसलमानों को दबाया, ज़्यादा उनको सज़ा दी। वो अंडमान निकोबार में ज़्यादा मुसलमान हो, क्योंकि मुसलमानों से सरकार गई थी तो उनको लगता था ये वापस ले लेंगे। मुसलमानों को भी लगता था कि ये क्यों ले लिया, हमको क्यों गुलाम बना दिया। और मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा नज़दीक नहीं था, क्योंकि वो एक फासला था, एक एनिमिटी। लेकिन जो दूसरा समाज था वो जो है वो अंग्रेज़ों से करीब हो गया। फिर अंग्रेज़ों ने जब जो नया एजुकेशन सिस्टम बनाया उसको वो लोग ने कबूल कर लिया। मुसलमानों ने किया, सर सैयद अहमद खान ने कोशिश किया, जामिया बना, लेकिन कम कबूल किया। तो ये तो एक नए सिस्टम से एक थोड़ा सा मुसलमानों की दूरी थी। उसके बाद आज़ादी के बाद भी आप देखेंगे कि मुसलमान की जो इंडस्ट्री थी, जिस इंडस्ट्री में मुसलमानों की एक्सपर्टीज थी, बनारस में जो कपड़ा बनता था बनारस, वो तो मुसलमान ज़्यादा आगे थे। यहाँ मुरादाबाद में जो बर्तन बनते थे मुसलमान ज़्यादा थे। वहाँ जो चूड़ी बनती थी वहाँ मुसलमान ज़्यादा कारीगर थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने वो पूरी इंडस्ट्री को ख़त्म किया, मशीन लाए, ये वो। तो वो जो डेवलपमेंट अंग्रेज़ों के ज़माने में आया, उस ज़माने में मुसलमान थोड़े से पीछे इकोनॉमिकली पिछड़ गए, तो तालीम के लिहाज से भी, एजुकेशनली भी पिछड़ गए। और आज़ादी के बाद में एक तरह का वो था कि भाई अब पार्टीशन हो गया है, मुसलमानों का अलग मुल्क बन गया है। तो मुसलमानों के बहुत से जो पढ़े लिखे लोग थे, उस ज़माने में हिंदुओं में भी पढ़े लिखे कम थे, मुसलमानों में भी कम थे। तो मुसलमानों का जो पढ़ा लिखा तबका था वो पाकिस्तान चला, हाँ, और हिंदुओं में जो पढ़ा लिखा तबका था वो यहाँ रह गया। तो एक फासला हो गया, यानी आम आदमी भी गए लेकिन पढ़े लिखे ज़्यादा गए। अब उसके बाद जब यहाँ पे एजुकेशन पाम होने लगा तो हर एक अपनी ज़बान में ही आगे बढ़ता है, ये सीधी बात है। तो आपको पता है कि नॉर्थ में, शुमाली हिंदुस्तान में, हिंदी और उर्दू बराबर की ज़बान थी। हिंदी जितना पढ़ते थे, हिंदू भी हिंदी पर उर्दू पढ़ते थे, और मुसलमान भी उर्दू पढ़ते थे, और कुछ मुसलमान बहुत कम हिंदी भी पढ़ते थे, और कुछ हिंदू हिंदी पढ़ते थे। लेकिन सरकार ने ये सोचा कि हमारी कॉम्पिटिटर है ये ज़बान, तो इसलिए उसने उसको रातों रात जैसा सुबह बताया गया कि बहुत उर्दू स्कूल हिंदी बन गए। तो जो उर्दू में पढ़ रहे थे उनको एक रुकावट आ गई, और फिर फसादात हुए, इकोनॉमिकली मुसलमान डेवलप नहीं हो सके। इसका असर एजुकेशन पे पड़ा। लेकिन मेरा ख्याल है कि 1990 तक मुसलमानों ने ये महसूस किया कि हम तालीम से पिछड़ गए और हमको आगे बढ़ना चाहिए। और आज के ज़माने में मुसलमानों का ध्यान पढ़ाई की तरफ है। और पिछले आप समझ लो कि 30 साल में
वो सिचुएशन नहीं है जो उससे पहले थी। आज अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मुसलमान जो है वो पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा अभी भी गैप है, लेकिन रिजर्वेशन वगैरह का फ़ायदा दूसरों को मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा नुकसान है। लेकिन अगर ये होने लगे, जैसे महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन खुद कोर्ट ने बोल दिया कि पढ़ाई में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें नौकरी में देने में प्रॉब्लम है, तो वो पढ़ाई का 5% भी नहीं दे रहे। तो जब किसी ग्रोह के साथ, किसी समाज के साथ सरकार का इस तरह का मामला होगा कि जो चीज़ कोर्ट दे रही है वो भी उसको नहीं मिल रहा, तो फिर वो थोड़ा पिछड़ेगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल में मुसलमानों का जो ध्यान है वो पढ़ाई की तरफ है। सर एक बात मेरी मैंने पढ़ने की बात है, और अक्सर लिखा भी गया है उससे लोगों ने, कि हमने यूरोप को रोशनी दी और हमने भारत देश को भी रोशनी दी। यानी जहाँ तक यहाँ जीरो की अहमद हिंदुस्तान में रहते हुए भी ना हिंदुस्तानी नहीं समझ पाए थे, जिस तरह से आयुर्वेद की, आयुर्वेद के लिए हम बात करते हैं, मगर आयुर्वेद में समझ पटकी बिटकी ये जो चीज़ें आती थी, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चीज़ों को नहीं समझ पाए थे, और अंग्रेज भी ये अंधेरे की तरफ थे। तो इस दौर में मुसलमानों ने, यानी जहाँ तक संदीप वासलेकर का एक मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था, तो उसने क्या कि यानी हम यहाँ का जीरो यूरोप में ले जाकर उनको वो बताया, और इनका ये जब हमने लेन देन की बात कर दी, ये आज हम इस बात को क्यों नहीं समझे? नहीं, देखिए ये बात आपकी बात सही है कि बीच का जो ज़माना आया उसमें हमने इसको नहीं समझा, और उसकी देखिए हर कौम की एक सेंसिटिविटी होती है, खासियत होती है। मुसलमानों का एक सेंसिटिविटी है कि वो ये समझते हैं कि हमारा जो दीन है, अगर कोई चीज़ की वजह से, दुनिया के किसी फ़ायदे की वजह से हमारा दीन का नुकसान होगा तो वो दुनिया का नुकसान कर लेगा। तो अंग्रेज़ों ने जिस तरह से हिंदुस्तान में एजुकेशनल सिस्टम शुरू किया, और वो ज़माने में आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि अंग्रेज़ खाली एजुकेशन नहीं लेके आए थे, वो एक आइडियोलॉजी भी लेके आए थे। और वो आइडियोलॉजी में क्या था? खुदा नहीं है, कम्युनिज्म था, रसूल नहीं है, किताब नहीं है, मजाक उड़ाते थे वो लोग दीन का। तो हिंदुस्तान का समाज एक धार्मिक समाज है, लेकिन जो दूसरा समाज है वो इतना ज़्यादा इसके बारे में सेंसिटिव नहीं था, लेकिन मुसलमान सेंसिटिव थे। तो मुसलमानों को ये लगता था कि अगर हमने अंग्रेज़ों की तालीम हासिल कर ली तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा धर्म ही हमसे चला जाए। तो इसकी वजह से एक रेजिस्टेंस था, लेकिन ऐसा ऐसा करके उसको हम लोगों ने ओवरकम कर लिया। अब मुसलमानों के अंदर जो बहुत सारी आंदोलन चली, जो बहुत सारी एक बेदारी आई, उसकी वजह से अब मुसलमानों को लगता है कि ये एजुकेशन हमसे अपना दीन नहीं सीख सकते, तो अब मुसलमान इस एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो जो बीच का पीरियड था ना अंग्रेज़ों का, उसमें आप देखेंगे कि मुसलमानों के बड़े बड़े शायर, अदीब भी ऐसे थे जो खुदा, रसूल, किताब के बारे में ऐसी बातें करते थे। एक आम आदमी सोचता था कि यार मेरा बच्चा अगर इनके जैसा पढ़ लेगा तो ये भी खुदा रसूल के बारे में ऐसे ही बोलना शुरू कर देगा। तो वो लोग थोड़ा उचकते थे, लेकिन अब वो रेजिस्टेंस हो। एक काम की तरफ आते हुए एक आखिरी सवाल जिस तरह से है कि पढ़ाई लिखाई के बारे में आज भी जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारी कामियाँ हैं, जिस तरह से बीच में का एक 90s की बात आ गई थी कि टेक्निकल हम हमारे पास में आ गया था, जिस तरह से ट्रक फिटर, ये ड्राइवर, ये जो है, और इनके पास जो है पैसा भरपूर आता था। और उस वक्त में जिस तरह से बड़े बुजुर्ग बोलते थे बच्चे को पढ़ाओ, तो ये बोलते थे वहाँ वो कॉर्नर पर गैरेज डाल के देंगे, इधर डाल के देंगे, इधर डाल के देंगे। एक मानसिकता जो है मुसलमानों की देंगे। मगर आज दौर बदला, अब जो है तुम्हारी गाड़ी अगर बंद पड़ जाती है तो वो जाके कहाँ रिपेयर होती है? डायरेक्ट सर्विस सेंटर में। हमारे ये जो इलाका है करीब का, यहाँ एक वक्त था कि सुबह 5 बजे लाइन लगती थी कि आप फिटर आएगा ना हमारी गाड़ी को रिपेयर करेगा। आज शाम के 5 बजे तक बिस्मिल्लाह नहीं। ये एक बात है, ये तो ये सोचने जैसी बात है कि हाँ आज भी। अब दूसरी बात, हमारे दिल में इसी चीज़ को एक बात आ गई कि पढ़ लिख कर क्या होगा, ये अक्सर नौजवानों में बात आ रही है। तो ये एक काफ़ी गहराई से सोचने, अरे इस पर काम होते हुए नजर नहीं आ रहा।
ये एक मेरा सवाल है, और इसको जोड़ के एक आखिरी सवाल ये करना चाहता है कि मैंने जब उर्दू की जब बात आती है तो मैं सर्वे करने लगा कि भाई उर्दू के बारे में लोगों के, मुसलमानों में अक्सर नकारा जो सोच है उसके बारे में, तो मैं देखा कि नॉन मुस्लिम कितने पढ़े हुए। तो यहाँ हमारे करीब में बिगार में लाल बिगी करके क्लास 1 अधिकारी थे, और वो मैं जब ये सर्वे करा तो वो उर्दू से पढ़े हुए नजर आए। मैं उनके पास गया, उनसे मैंने गुफ्तगू करा, मैंने बोला साहब आप मेहतर समाज के, वो मेहतर समाज के थे, और मैं बोला आप हिंदी की तरफ नहीं जाते क्यों, आप उर्दू की तरफ क्यों गए? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि देखो बोले मेरे दादी को मेरे दादी ने मेरे अब्बा को खत लिखा और यही कहा कि अपने बच्चों को उर्दू स्कूल में डालना। तो मैंने पूछा ये मैं भी सोच कर बोला ये क्यों? तो उन्होंने ये बोले थे कि हिंदी स्कूलों में छूत अछूत का मसला ज़्यादा है और उर्दू स्कूल में छूत अछूत का मसला नहीं था। तो ये दोनों सवाल है मेरे हैं कि हाँ अब क्या हो। देखिए मैं एक बार बताता हूँ आपको कि मुसलमान जो है वो आज़ादी से पहले सरकारी मुलाजिमत में बहुत, जितनी आबादी है उससे ज़्यादा थी, 35% मेरा। अब आप ये देखिए, इसका मतलब है मुसलमानों का सरकारी मुलाजिमत की तरफ रुझान था, तभी गए, बिल्कुल पढ़े लिखे थे तभी गए। बिल्कुल। अब ये हुआ कि एक रिटर्न सर्कुलर, सेंसिटिव जितनी इंडस्ट्री है, फौज है, ये है वो है, इसमें मुसलमानों को नहीं दिया है। तो एक तरह से मुसलमानों, एक सेक्टर का दरवाज़ा मुसलमानों के लिए बंद कर दिया। और ये कोई बीजेपी आज बीच में रुकते हमने ये कहा था कि जिस वक्त में 15 कलमी कार्यक्रम आया था, हाँ, सेंटर से मनमोहन सिंह के, और उसके अंदर 15 वो क्लॉज थे, उसमें एक लिखा था कि भर्ती करते वक्त, माइनॉरिटी को भर्ती करते वक्त अल्पसंख्यक समाज का विशेष विचार किया जाए। हाँ। तो ये शब्दों का जो हेर फेर था, तो मैं जाके हमारे एसपी को पूछा साहब ये क्या है? तो ये तो उन्होंने बोले मे बी नॉट मे बी, यानी ये शब्दों का हेर फेर किस तरह से। मनमोहन सिंह के ज़माने में तो उन्होंने, उनको जब स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उनको कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन बताना था, तो उन्होंने तो ये कहा कि भाई उनका ख्याल किया जाए, यानी उनको लिया जाए। उसका मतलब ये था, हम लोग किसी की नीयत पे ऐसा चेक नहीं करते। लेकिन पंडित नेहरू के ज़माने में सर्कुलर निकला कि भाई इनको ज़रा साइड करो। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपके ऊपर, आपके पास पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की जॉब आपके पास चल रही है, अच्छा ज़्यादातर जॉब उस जमाने में गवर्नमेंट सेक्टर का आता था, तो लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि अब हमको जो है वो, अब मुसलमान ट्रेडिशनली देखेंगे आप तो या तो जमींदार थे या तो ये कारीगर थे, तो मुसलमानों ने कारीगर में ध्यान देना शुरू। अब कारीगर में ध्यान देते देते मुसलमान को बेसिक इंग्लिश गाय, जब वहाँ नौकरी खत्म हुई तो इनको प्रॉब्लम ही नहीं था, तो ये अपने वो हो गए। अब ये चीज़ है कि जैसे ज़माना बदलता है तो आपको उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर समझो एक ज़माने में आपके पास एक दुकान थी फोटोकॉपी, आप घड़ी बनाते थे, अब घड़ी को इस्तेमाल नहीं करते, आप बोले मैं घड़ी बनाऊंगा तो नहीं चलेगा। अब पहले ज़माने में लोग जो है वो दूध की डेयरी में दूध लेने आते थे 90% लोग, और 10% लोग वो बॉटल। अब उल्टा हो गया, अब 90% लोग पैक दूध लेते, 10% लोग ऐसा लेते हैं। अब अगर आपको ज़माने के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा, अब आपको पैक दूध बेचना पड़ेगा, दूध बेचोगे आप, लेकिन जिस तरीके से लोग लेते हैं उस तरीके से। बिल्कुल। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप समझो कि आप अच्छे कारीगर हैं और आप होंडा के पास जाओ, आप एक बिजनेसमैन को पकड़ो, मुसलमानों के पास पैसा है, ऐसी बात नहीं, उसको आइडिया दो कि देखो भाई तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास जगह है, मेरे पास कला है, हम लोग, आप एक कंपनी बनाओ, मैं आपके साथ हूँ, चाहे आप वर्कर रखो चाहे पार्टनर रखो, और वो कंपनी बना के आप होंडा के पास जाओ या मित्सुबिशी के पास जाओ और आप ये बोलो कि देखो ये हमारी कंपनी है, ये हमारी जगह है, ये हमारे इक्विपमेंट है, ये हमारा कारीगर है, हम इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। उसको इससे मतलब नहीं आप हिंदू है मुसलमान, आपकी जगह मौके की है,
आप उसकी जो फ्रेंचाइजी के लिए उसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको ये मशीन लेना पड़ेगा, उसके लिए आप खर्च करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप ये बोलते हो कि मेरे पास ऐसा कारीगर है कि इसके बराबर कारीगर पूरे शहर में नहीं है, इसके नाम से लोग आएंगे। अभी समझो 2 आदमी ने एजेंसी ले लिया, एक जगह अच्छा कारीगर है, एक जगह अच्छा कारीगर नहीं है, लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ अच्छा कारीगर है। वो ये नहीं देखेंगे कि उसका मजहब हिंदू है मुसलमान है, कुछ नहीं। अगर हिंदू है अच्छा कारीगर है वहाँ गाड़ी लेके जाएंगे, मुसलमान है अच्छा कारीगर है वहाँ गाड़ी लेके जाएंगे। तो जमाना जब बदलता है, जो चीज़ का डिमांड खत्म होता है वो चीज़ हम बेचेंगे। जैसे एक ज़माने में आप घड़ी बेचते थे, आज आप मोबाइल बेचते हो। आपको इससे क्या मतलब? घड़ी बेचना भी हलाल है, मोबाइल बेचना भी हलाल है। अब आप एक ज़माने में नोकिया का मोबाइल बेचते थे, अभी आप जो है वो लेटेस्ट इसका बेचते हो, OnePlus का बेचते हो या ओप्पो का बेचते हो। तो आप बोलो नहीं भाई मैं तो नोकिया का ही बेचूंगा, कोई आए खरीदे ना खरीदे, ये तो बेकार की बात है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मुसलमानों को जो है वो जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती है, लोग आपकी सर्विस खरीदना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से खरीदना चाहते हैं आप वैसा बेचो, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा, इससे ये कोई मजहब के खिलाफ नहीं है, आपका दीन इसको रोकता है आपको? आपका दीन ये बोलता है कि आप सड़क पे बैठ के रिपेयर करो। हाँ, लेकिन हम लोगों का कभी कभी अल्लामा इकबाल ने एक बात कही कि आईने नौ से डरना, यानी कोई नया उसूल आए तो उससे डरना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, पुरानी स्टाइल पे अड़ना नहीं, हम ऐसा ही करेंगे, हमारे यहाँ ऐसे ही होता। तो उन्होंने आगे कहा मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी। हाँ, तो ये मंजिल पे जब आदमी रहता है कि आईने नौ से कोई नई चीज़ आ रही है उससे डरता है और पुरानी चीज़ पे अड़ता है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है, कठिन मुश्किल है। लेकिन आप ये देखिए कि जो नई चीज़ आ रही है, अगर वो आपके दीन के खिलाफ नहीं है, आपके मजहब के खिलाफ नहीं है, वो कोई हराम चीज़ नहीं है, आपको उसको दूसरों से पहले आपको वो लेना चाहिए। और पुरानी चीज़ से अड़ने में कोई फायदा नहीं। पुरानी चीज़ को हमने इसलिए अपनाया था कि उससे हमको फायदा था। आज अगर हमसे हमको नुकसान है तो हम उसको क्यों अपनाएंगे? जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है वो बैलगाड़ी से खेत जोतते थे, अब ट्रैक्टर आ गया, आपके पास पैसा है, आप ट्रैक्टर खरीद सकते हो। आप बोलो नहीं मैं ट्रैक्टर नहीं लूँगा, मैं बैलगाड़ी से ही जाऊँगा, ये तो पागलपन की बात। तो इस्लाम का मिजाज क्या है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है, जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, मुसलमान उसे डरता नहीं है, मुसलमान आगे बढ़ के उसको अपनाता है। तो हमको भी ये देखना पड़ेगा, पुरानी चीज़ जो फायदे की नहीं है, धंधे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, उसको उससे बिला वजह की अकीदत रखने से कोई फायदा नहीं है। नई चीज़ जो दीन के खिलाफ नहीं है उसको अपनाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने जो बात कही ये हमारा ये बात है कि जिस तरह से मैं अक्सर बात बोलता हूँ कि हम इंजीन के कारागिर हैं मगर इंजीनियर नहीं। इसकी वजह से जिस तरह से हमने मुबारक कापड़ी साहब की एक बात को सुना था कि सऊदी में जब हम चले गए तो ये देखा कि कारागिरी करने वाले भरपूर हैं मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले हैं वो इस्लामिक ममालिक रहने के बावजूद भी उनको यानी हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो ये है उनको रखना पड़ा। ये जो सोच है, ये जब हम मुबारक कापड़ी साहब की बात को देखें तो ये समझ में आया कि हाँ, तो इसलिए आज का जो ना आपको मदू किया गया है ना ये कि हाँ अब हमें पढ़ना है और हमको उन बातों को छोड़ना है। जिस तरह से आपने अल्लामा इकबाल की जो शेरों को पढ़ कर ये कहा कि हमको उस बात पर अड़ना नहीं जिसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो सर आप आए हैं हमारे साथ में गुफ्तगू की। ये थे डॉक्टर सलीम साहब जिन्होंने बड़ी अच्छी रहनुमाई हमारे लिए की है और हम इनकी इस बात को याद रखें कि पुरानी बातों पर अड़े नहीं जिसकी ज़रूरत नहीं है, नए चीज़ को देखते हुए उसे अपनाएं जो हलाल और जो हमारे लिए सही हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। झिरो न्यूज म्हणजे सर्वसामान्यांची आवाज, तर चला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करूया। झिरो न्यूज अहमदनगर।